नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता एकता संघ साहित्य गैलरी साहित्य संगी एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी एंड एकता तिवारी स्टूडियो में। जैसा कि हम हर रविवार एक नए पॉडकास्ट, एक नए साहित्यकार, एक नई किताब के साथ रूबरू होते हैं, आप सबके साथ भी और उस किताब और उसके लेखक के साथ भी। पुराने लिटरेचर और नए लिटरेचर की जैसे कि हम बात करते हैं, नई वाली हिंदी और पुरानी वाली हिंदी की। पुराने वाले लोगों को तो हम अधिकतर पढ़ चुके होते हैं। हम हमारी बात इसलिए कर रहे हैं पर्टिकुलरली क्योंकि हम उस बेल्ट से आते हैं। ड्रामेटिक्स अपनी बात कर लूँ तो, लिटरेचर एजुकेशन आपकी बात कर लूँ तो वो हमारे लिए नया नहीं होता, लेकिन जब हम नई वाली हिंदी पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए भी नई होती है। पढ़ने में एक नया स्वाद होता है, एक नई फ्रेशनेस होती है। हुँ, बट जब जब हम पुरानी वाली हिंदी की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी खनक आ जाती है। उसका कारण बहुत सिंपल सा है, हम अब के लोग हैं, हमें अब की जानकारी ज्यादा है। तब वाली जानकारी हमारे लिए नई होती है, बहुत फ्रेश होती है। फ्रेश से मेरा मतलब ये है कि उसमें हमें ज़्यादा डूबना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस वजह से उसकी वो जो खनक होती है वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो आज की जो हमारी साहित्यिक चर्चा परिचर्चा है वो पुरानी वाली हिंदी की एक पूरा दशक जीवन जी जाने वाले, और जीवन से मेरा मतलब आपका जीवन नहीं, जहान का जीवन, दुनिया का, समाज का और जाने कितने अनगिनत किरदारों का जीवन जी जाने वाले पूरा दशक भर भाई। हुँ, सोचिए, आज की तारीख में कितने लिमिटेड हो गई है ना हम सबकी उम्र बोल लें, जीवन का एक जर्नी बोल लें, कुछ भी किसी, सही। है ना, किसी की कोई श्योरिटी ही नहीं है कि आप आज सुबह देख रहे हो तो शाम देखोगे या नहीं, आपने आज सो रहे हो तो सुबह देखोगे कि नहीं। बट ये एक लिविंग एग्जाम्पल रहा लास्ट ईयर तक, जिसने 101 का मैं जीवन के नंबर पे नहीं जा रही थी, मैं राइटिंग के नंबर पे जा रही थी। उन्होंने 100 प्लस अप्रोक्सीमेटली किताबें लिखी। किताबें लिखी हैं, और उन किताबों में अनगिनत कहानियां, उपन्यास के किरदार। एक कहानी में 10 किरदार भी हुए तो सोचो 100 से प्लस लगभग कहानियों में कितने किरदारों को उन्होंने पैदा किया है, रचा है, गढ़ा है और हम सबके लिए रख छोड़ा है। तो आज हम बात कर रहे हैं जिनकी, उनका नाम है राम दरश मिश्र जी, बिल्कुल। और वो बिलोंग करते हैं आपकी जगह से। उनका जन्म हुआ है यूपी गोरखपुर में। उनकी पर्सनल जर्नी मैं आपके साथ साझा करूंगी। ये बात अलग है कि वो आपकी, आप उनकी जगह से आते जी, हैं। जी, अभी आपने सही बोला। मैंने पहले ही करेक्ट कर लिया। पहले आपने गलत बोला कि नहीं मैं नहीं, मैंने बोला नहीं, मैंने पहले ही करेक्ट कर लिया। तो आते तो आप उनकी जगह से हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी पर्सनल जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ। तो रामदर्श मिश्र जी का जन्मदिन 15 अगस्त को है, जिस दिन हमें आजादी मिली थी। बस साल थोड़ा सा हम पीछे चले जाएंगे, थोड़ा सा मतलब करीब 26 साल, 27 साल। 1924, 15 अगस्त 1924, गोरखपुर यूपी में उनका जन्म हुआ। डुमरी गाँव में। जी, एग्जैक्टली exactly. उसके बाद उनकी राइटिंग की बात कर लें तो ही इज रिस्पेक्टेड पोएट, क्रिटिक एंड नॉवेलिस्ट, जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिले हैं। उनकी रचनाओं को इतने सारे स्टेजेस पे रिपीट मोड पर लोग तब से लेकर अब तक पढ़ते रहते हैं, और कहानियां इस तरह की कि वो मर्म आज तक जीवित हैं और हमें आज भी देखने को मिलते हैं। उनके लिटरेचर, जो उनकी जो राइटिंग है, वो उनके अंदर क्या मिलता है, उनके कहानियों में आपको गांव मिलेंगे, उनकी कहानियों में आपको किसान मिलेंगे, उनकी कहानियों में आपको ह्यूमैनिटी मिलेगी, उनकी कहानियों में आपको फैमिली और इंडियन लाइफ की वैल्यूज मिलेंगी। ये उनके लिटरेचर की बेसिक्स होती हैं। माता जी का और पिताजी का नाम रामचंद्र मिश्र जी एंड कवलपति मिश्र जी। वो टोटल 4 भाई बहन हैं, 2 बड़े भाई राम अवध और राम नवल, और एक छोटी बहन कमला। भाइयों में ये सबसे छोटे हैं रामदरस मिश्र जी। फिर उनकी वाइफ, जिनका नाम इतना खूबसूरत है, सरस्वती मिश्र।
और सबसे पहले जो जानकारी हमारे पास, हमने जो बहुत सारी जगहों पे चेक किया, तो हमें सबसे पहले वो उनकी, कहते हैं ना, वो रीडर होता, वो पहला रीडर जो होता है उनका, वो थी उनकी। और उसके बाद तो फिर उनकी ऑफ कोर्स वाइफ होने के साथ-साथ जब वो लिखते थे तो उनकी फर्स्ट रीडर बनी वो। उनके हर चीज़ों को पहले वो ही पढ़ती थी। दोस्त के साथ-साथ वो उनकी लिटरेचर कंपेनियन भी रही जब तक वो जीवित रही। उनके जाने के बाद, मतलब कि सरस्वती जी के जाने के बाद, रामदरस जी ने उनके ऊपर एक उपन्यास लिखा, एक बचपन ये भी। बहुत खूबसूरत सा एक नॉवल है, आपको मौका पड़े तो पढ़िएगा ज़रूर। बच्चों पे आते हैं तो उनके 5 बच्चे। सबसे बड़े बेटे हेमंत मिश्र जी अब जो इस दुनिया में नहीं है, वो, आप में से कितने लोगों ने उन्हें देखा है मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली, जिस समय होमवर्क करते वक़्त हमें जो देखने को मिला, वो सभी प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर चुके हैं। उस समय पर डीडी पर और रंगमंच पर, फिर टेलीविज़न पर, वो मतलब बहुत सारा उन्होंने काम किया जाने से पहले। और उनके दिवंगत होने के बाद पिताश्री रामदरस मिश्र जी ने उनके ऊपर भी एक नॉवल लिखा, एक था कलाकार। उनकी बेटी डॉक्टर अंजलि तिवारी जो लिटरेचर लवर हैं और खुद राइटर हैं। शशांक मिश्र उनके जो तीसरे बेटे हैं, वो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं, बैंक ऑफ इंडिया से, और माता-पिता के सेवक। माता-पिता उन्हीं के पास रहे। विवेक मिश्र जो कि एनएसडीएन हैं और अभी भी हर प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिव एक्टर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता मिश्र, ये डीयू यूनिवर्सिटी में आज भी प्रोफेसर हैं, साहित्यकार हैं और रामदरस मिश्र जी के साहित्य की मेन एडिटर एंड रिसर्चर हैं। ये उनके पर्सनल जीवन को मैंने आप लोगों को एज़ इट इज़, जहाँ-जहाँ क्या होता है ना, जब हम होमवर्क करने बैठते तो दसियों जगहों पर कहीं-कहीं पे अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस होती है, तो जहाँ पर 10 में से 6 और 7 जगह से सेम मिलती है, तो हमें लगता है हाँ, ये वाली करेक्ट होगी। तो ये वो वाली इन्फॉर्मेशन थी और हम ये मानते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो हमने वो आपके सामने एज़ इट इज़ रख दी। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी हो पर्सनली जो आप जानते हो कि नहीं, ये वाली ऐसी नहीं वैसी है, करेक्ट वाली लेकिन, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं उनकी राइटिंग की जर्नी पर। बिल्कुल। उनकी एजुकेशन, उनकी राइटिंग, ये वाली जर्नी जो है, यानी कि प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल, वो बताएँगे उज्ज्वल जी। दोस्तों यूँ तो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बात तो सही है। तो जिस लेखक, जिस व्यक्तित्व के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, यूँ तो उनका जन्म जैसे कि आपने बताया कि 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर, जो कि यूपी में आता है, तो गोरखपुर जिले के डुमरी गाँव में हुआ। हुँ, और रामदरस मिश्रा का जो जन्म गाँव में हुआ था, बिल्कुल ठेठ देहाती जिसको बोलते हैं। अगर आप उनकी रचनाओं की बात करें, उनकी लिखाई की बात करें, तो उसमें गाँव की मिट्टी की जो सोंधी महक होती है, वो आती है। हुँ, गाँव की हरियाली आती है, जैसे कि आपने बताया कि मज़दूर किसानों का दर्द उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। घर, आंगन, परिवार, गौरैया, प्रकृति प्रेम, वो सब कुछ की बात करते हैं। और इकलौते तो नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य में अगर बोलें कि रामदरस मिश्र जी वो इंसान हैं, वो रचनाकार हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में, करेक्ट। वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, या जो भी और अन्य विधाएँ जो भी हैं, उनमें अपनी रचनाएँ की हैं, अपनी कलम उन्होंने चलाई हैं। वो बहुत ही मुखर और स्पष्टवादी क्रिटिक भी रहे हैं। उनके कितने सारे इंटरव्यूज़ हमने उनको मंच पे सुना है होमवर्क के टाइम पे, क्योंकि हम, जैसे कि हमने बताया आपको कि 100 क्रॉस करके लास्ट ईयर ही उन्होंने हमें छोड़ा है, हम इस संसार को छोड़ा है। तो हमारे पास आके उसमें बहुत कुछ है उन्हें लाइव देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें अनअवेलेबल तब होती हैं जब व्यक्ति समय से पहले चला जाता है। हुँ, बट हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि राम नरेश मिश्र जी का इतना कुछ मटेरियल ऑन स्टेज लाइव आप आज भी देख सकते हैं। ईज़िली अवेलेबल है। इतने मुखरता को आप कभी भी कहीं भी नाम डाल कर के सुन सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब बात कर लेते हैं उनके अध्यापन और अध्ययन की। करेक्ट। गोरखपुर से निकलने के बाद वो बनारस पहुँचे, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर किया, उसके बाद उन्होंने पीएचडी की। डॉक्टर की उपाधि लेने के बाद वो हिंदुस्तान के तमाम महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में बतौर वो हिंदी के प्रोफ़ेसर तो कहीं पे विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। करेक्ट। कभी गुजरात, कभी बड़ौदा से करते-करते वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचे और वहाँ पे हिंदी विभाग में
प्रोफेसर रहे। और उसके साथ-साथ उन्होंने सारी, जैसा कि मैंने बताया कि वो सारी विधाओं में अपनी रचनाएँ करते रहे हैं, तो उनकी जो कुछ कविता संग्रह हैं, मेरे हाथ में एक किताब है 11 कहानियाँ नाम से। तो उनके जो कुछ काव्य संग्रह हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, मेरे प्रिय गीत, बाजार को निकले हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है। रामदरस मिश्र की प्रतिनिधि कविताएं आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओंठ पर आंखें नम है, ऐसे में जब कभी आम के पत्ते, तू ही बताए जिंदगी, हवाएं साथ हैं, इत्यादि इत्यादि। वहीं अगर हम बात करें उनके उपन्यास की, तो वो लिखते हैं पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस और परिवार। वहीं अगर हम बात करें उनके कहानी संग्रह की, तो आता है नाम खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां, अपने लिए चर्चित कहानियां, श्रेष्ठ आंचलिक कहानियां, आज का दिन भी एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, अकेला मकान, दिन के साथ। तो इस तरीके की जितनी भी शीर्षक मैंने आपको बताए, चाहे वो कविताओं के हों, उपन्यास के हों या कहानियों के हों, आप अगर रामदरस मिश्र जी की यात्रा को देखें कि गोरखपुर से निकल के बनारस पहुंचे, बनारस से गुजरात, बड़ौदा, दिल्ली होते होते वो जहाँ कहीं भी पहुंचे, आधुनिकता के इस दौर में जब हम अपने गांव को निकल के, गांव की मिट्टी को भूल के, अपने घर परिवार, अपने कुनबे को भूल के, जब हम आधुनिकता की तरफ तेजी से बढ़े जा रहे हैं, वैसे में एक इंसान अपने घर से निकलता है तमाम नौकरियां करते हुए, तमाम रचनाएं करते हुए, गांव से जुड़ के रहता है। उन्होंने, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं, लेकिन उन सभी किताबों में, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जो भी विधा में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, आपको उसमें गांव कहीं न कहीं दिखाई देगा। उसमें कहीं न कहीं कोई चिड़िया दिखाई देगी, उसमें कहीं न कहीं गांव की मिट्टी की महक दिखाई देगी, उसमें कहीं न कहीं एक किसान का दर्द दिखाई देगा, किसी शोषित वर्ग मजदूर का कराह आपको सुनाई देगी। तो ऐसे हैं, ऐसे थे रामदरस मिश्र जी की। मतलब है से क्योंकि वो है इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी जितना भी ये सब इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए जब हम होमवर्क कर रहे थे, तो जितना कुछ भी देखा वो बहुत ताज़ा ताज़ा था। तो वो 25 और 26 मतलब ठीक है, हमको साल बदल के काफ़ी महीने निकल गए, नया साल आने में कम बचा है बल्कि, लेकिन वो है से था नहीं हो पा रहा। देखिए क्या होता है, जो साहित्यकार बंधु लोग होते हैं, उनके चले जाने के बाद भी हम उनके नाम के आगे था नहीं लगाते, बोलचाल में आ जाता है। अगर हम आज भी हम कबीर को पढ़ें, सूरदास को पढ़ें, तो हमें नहीं पढ़ते हैं कि कबीर दास जी लिखते थे। हमें कहते कहते हैं कि हैं, कबीर दास जी कहते हैं। मतलब साहित्यकार कभी मरता नहीं है, वो मर जाने के बाद भी हमारे बीच अमर वर्तमान होता में है, जीवित रहता है। अमर अगर हम होता है। बोलेंगे बाबा ने यहाँ पे आक्रमण किया था, शाहजहां ने ये बनवाया था, तो वो चैप्टर अलग है, लेकिन जो साहित्यकार होता है, वो कभी मरता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी राइटर्स होते हैं, उनकी रचनाएँ ही नहीं, जैसे कि उनकी रचनाएँ अमर होती हैं, उनकी रचनाएँ उस साहित्यकार को अमर कर देती हैं। बिल्कुल। तो इसी कारण से ये लोग लोग नहीं, ये आत्माएँ अमर होती हैं, जीवंत होती हैं। जब उठाओ तब लगता है कि बैठ कर के खुद सुना रही हैं, खुद पढ़ रही हैं। खैर, तो ये तो रहा उनका पढ़ाई-लिखाई का और प्रोफ़ेशनल जर्नी, उनकी किताबों की जर्नी, उनके राइटअप्स की जर्नी और हमने आपको बताई थी जो उनकी पर्सनल जो कंपाइल छोटी-सी कौन-कौन, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे उनके जीवन में अब है, नहीं है। देखिए, फिर मैं कह रही हूँ उनके जीवन में वो खुद नहीं है लेकिन हाँ, ये उनकी वैसे वाला एक कुनबा जो सारा का सारा साहित्य से जुड़ा हुआ है। अब वो उनकी वजह से हुआ या सबके ही भीतर वैसे जर्म्स ऑब्वियसली डीएनए पास ऑन तो होते ही होते हैं, बट खुद का भी एक इंक्लिनेशन होता है। जैसे उनके बेटे हुँ। सरकारी बैंक रिटायर्ड रहे हैं, है ना? तो वो इंक्लिनेशन वाली भी बात है लेकिन मोस्टली आप देखिए पूरा परिवार उनकी श्रीमती जी से लेकर उनके बाकी चारों बच्चे, वो भी सारे के सारे रचनाकार, रचनात्मक दुनिया से जुड़े रहे। उनके साहित्यिक जगत में उन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा गया। 2021 में मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। तो वहीं 2011 में व्यास सम्मान से उनको नवाजा गया और 2005 में भारत भारती सम्मान मिला। 2001 में श्लाका सम्मान, 2015 में विश्व हिंदी सम्मान, 2017 में शान हिंदी सम्मान और 2004 में पंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान, 1998 में
दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान आदि से उनको सम्मानित किया जा चुका है। और रामदास मिश्र के हम आखिरी जीवन की बात करें तो उनका आखिरी जीवन दिल्ली में ही बीता और जिस तरीके की उनकी रचनाओं में गाँव की मिट्टी से निकलकर साहित्य के विशाल सागर में विलीन हो गई। 31 अक्टूबर 2025 को वह इस दुनिया से चले गए, जिनका जाना हिंदी साहित्य के लिए एक बोल सकते हैं कि एक सदी का अंत है, ऑब्वियसली जिसका बड़ी क्षति कहते हैं इसे। भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। अब आते हैं हम उनकी कहानियों पर, उनकी रचनाओं पर, उनकी कविताओं पर, वो किस किस्म की होती हैं। हम जैसे कि बता चुके हैं और या जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते भी हैं, कहानी किसान की हो या किसान के किसी पर्टिकुलर मर्म की हो, उसमें आपको उस गाँव की, अपनी जड़ों की खुशबू बरकरार मिलेगी। बिल्कुल। ये जो अभी आपने किताब दिखाई हमारे पास जो है, जिसमें 11 प्रतिनिधि कहानियाँ हैं, ये पढ़ते वक़्त हाँ, आप सेंसिटिव हैं तो आप पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका सार लेकर के अपने आप के भीतर वो चीज़ें उतारेंगे जो आपको और निखारें। कई लोगों को पढ़ने के बाद शायद लगे अरे यार बहुत हेवी है, नहीं पढ़ी जा सकती, ये बाद में पढ़ेंगे, धीरे-धीरे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, वही वाली बात है कि आप धीरे-धीरे के चक्कर में चीज़ें अच्छी चीज़ें कभी-कभी पीछे छूट जाती हैं और छूट ही जाती हैं। अब इन कहानियों को मैंने जब पढ़ा, मैं आपको इन 11 कहानियों के एक-एक लाइन में मर्म बताती हूँ। आप सब रिलेट करेंगे। सड़क एक ऐसे रिटायर्ड टीचर की कहानी है, जो रिटायर तो हो गया है, पर जीवन से रिटायर नहीं हुआ है, नौकरी से रिटायर हुआ है। वो बहुत एक्टिव है और किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है। लेकिन फिर भी उसकी आइडियोलॉजी कहीं न कहीं उसे रोकती है। लाइक एक कॉटन का कपड़ा पहनना है, मिक्स कपड़ा नहीं पहनना है। प्रोग्रेसिव है कि मुझे घर नहीं बैठना है, मेरे शरीर को चलते रहना चाहिए, वहाँ तक वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन मुझे कॉटन ही पहनना है, मैं मिक्सिंग वाला कपड़ा नहीं पहनना। बट सड़क जो अब हम हर जगह पाते हैं, गाँव में होता था कच्चे रास्ते, पगडंडियाँ, है ना? या जो चल-चल के रास्ते खेतों के बीच में बन जाते हैं, मेड़-मुंडेर। लेकिन अब तो सबको सड़क चाहिए। अब वो डामर की सड़क हो, चाहे सीमेंटेड सड़क हो या टाइल्स की सड़क हो, जौन-सी भी सड़क हो, सड़क चाहिए। तो वो सड़क किनारे एक छोटी-सी टपरी लगाते हैं चाय की। वो तो रहे हैं रिटायर्ड टीचर, कोई प्रोफेशनल टी मेकर तो है नहीं। बट अपने आप को एक्टिव रखने के लिए छोटी-सी टपरी सड़क किनारे लगाते हैं। चाय लोगों को आने-जाने वालों को पिलाते हैं, लेकिन बेस्वाद चाय बनती है तो कुछ लोग ऐसी पहला सिप लेते ही थूकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और वो भी ईमानदारी से कि भाई ठीक है पैसा मत दो क्योंकि आपको पसंद तो नहीं आई। क्योंकि वो रिटायर्ड टीचर हैं तो वो कोई बहुत कमाते-धमाते वैसा वाला मामला नहीं है, उनके कपड़े भी बहुत जर्जर हालत में, उनकी धोती प्योर कॉटन वाली जो हमेशा से उन्होंने अपने परिधान रखा, वो जर्जर हो चुकी, जगह-जगह से फटी हो, कभी कहीं से लपेटते हैं, कभी कहीं से लपेटते हैं, बट फिर भी फटी चीज़ तो फटी है, कब कहाँ कैसे खुल जाए किसको पता। तो एक दफ़े उनकी दुकान पर उन्हीं के पढ़ाए हुए, जो कि पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, बड़े विद्यार्थी। हाँ, आते हैं, गाड़ी बड़ी सी रुकती है, चाय दी जाती है, बिना वो बंदा देखे वो चाय लेता है और ऐसे पीता है और थूकता है और कहता है, "क्या बकवास सी चाय है" और जब मुँह उठा के देखता है तो बोलता है, "अरे सर आप, ये क्या आपने पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया है?" तो बोलता है, "नहीं बेटा, मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं खाली बैठना नहीं चाहता" और तो वो पैसे देने लगता है। टीचर कहते हैं, "नहीं, तुम्हें चाय पसंद नहीं आई? पैसा रखो, कोई बात नहीं।" तो वो बच्चा ₹5 का नोट होता है, वो बोलता है कि, "सर ये मेरी गुरु दक्षिणा समझ के रख लीजिए" और वो क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो पॉलिटिक्स में है, वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों से उसके आगे-पीछे लोग चलते-फिरते हैं। तो 5 का नोट ऐसे मतलब खैरात टाइप, "सर रखिए ना" वैसे करके निकल जाती है, गाड़ियाँ धूल उड़ाती हैं। ऐसा चलता है सिलसिला। एक दिन लास्ट में पिताजी अपनी खाट पे यानी हमारे रिटायर्ड टीचर खाट पे पड़े हुए हैं और अपने बेटे से कहते हैं, पता नहीं क्या सोचते हुए, करवटें बदलते हुए, अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं और पूछते हैं, "बेटा तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा धोती है क्या?" बेटा खुश होकर के क्योंकि उन्हें उसे भी लगता है कि नहीं पिताजी को धोती तो बदल लेनी चाहिए। आर्थिक स्थिति जो भी हो, मेरे पास जो है वो पहन ले या अब जो कल्चर चल रहा है उसे अपना ले। बड़ी खुशी-खुशी वो कहता है, "हाँ, है ना पिताजी" और बोलता है, "अच्छा ले तो आ।" लेकर आता है बेटा वो धोती मिक्सिंग वाली। पिताजी उसे लपेटते हैं और बेटा अपने काम पे निकलता है और पिताजी पीछे-पीछे अपनी दुकान पे निकलते हैं। तो ये सड़क का एक ऐसा मर्म बताया कि सड़क कितनी भी समय के साथ ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी, है ना? मज़बूत होगी, लेकिन हम हमारे भीतर जो हमारे नियम कानून, हमारे दायरे जो हमने खुद अपने लिए बना रखे हैं, अपनी लकीरें जो हमने खुद खींच रखी हैं,
उन्हें भी हमें कहीं न कहीं इवॉल्व करने की ज़रूरत है। चेंज नहीं, बिल्कुल, इवॉल्व करने की। बिल्कुल। इवॉल्वमेंट ऑलवेज़ शुड बी देयर। खत्म कुछ चीज़ नहीं की जा सकती, लेकिन इवॉल्व किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। तो प्योर कॉटन से ही, मिक्सिंग वाली धोती से ही, है कि नहीं? ऐसी एक कहानी है लड़की। हाँ, वो कहानी मैं पूरी पढ़ूँगी, बिल्कुल पढ़िए। बट हाँ, देखिए मैं सारी कहानियों के आपके मर्म बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप खुद उनकी कहानियों को पढ़ें। और मैं एक लड़की कहानी है छोटी-सी, उसे मैं आपको सुनाती हूँ। आपको वो समझ में आएगा जो हम कह रहे हैं और रामदरेश मिश्र जी हमारे लिए छोड़ गए। उसने एक बार देखा, फिर सिर झुकाकर पढ़ने लगी। उसका बड़ा भाई सुड़क-सुड़क दूध पीता रहा। मैंने पूछा, "क्यों सावित्री, तुम दूध पी चुकी?" उसने मेरी ओर देखा, कुछ बोली नहीं, पढ़ने लगी। जाड़े की सुबह थी, घर के सामने धूप निकल आई थी। मैं चारपाई पे बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था और सामने चटाई पर धूप में मेरे भतीजे के दोनों बच्चे अपना-अपना काम कर रहे थे। लड़का स्वेटर पहने था, पाँव में जूता था। लड़की के पैर नंगे थे और वो केवल सूती फ्रॉक पहने थी। हुँ। "ए कोचता क्यों है? पढ़ने दे," लड़की चिल्लाई। मैंने देखा, लड़का उसे कोंच रहा था, उसकी कलम छीन रहा था। अपने तो खुद पढ़ता नहीं है, मुझे भी नहीं पढ़ने देता, दिन रात शैतानी करता है। लड़की ने लड़के को थोड़ा परे ढकेल दिया। वो थोड़ा लुढ़क गया। वो उठा और बहन के बाल पकड़कर खींचने लगा। लड़की जोर-जोर से चीखने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। इच्छा हुई कि उठकर 3-4 झापड़ इस बदतमीज लौंडे को रसीद कर दूं, लेकिन अपनी हैसियत समझकर चुप रह गया। 2 दिन के लिए मेहमान की तरह शहर से यहाँ आया हूँ। मारने पर पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हो माँ बाप की, इसलिए केवल डांटा, छोड़ो, छोड़ो उसे, क्यों उसे मार रहे हो? वो मेरी परवाह किए बिना अपना काम करता रहा। बच्चों की माँ किसी काम से बाहर निकली, दृश्य देखा और चुपचाप फिर अंदर चली गई। मैंने सोचा, शायद माँ को किसी बात की चिंता नहीं है, मैं ही कुछ करूं। तब तक लड़की ने आजीज आकर लड़के की बाह पर दांत गड़ा दिए। अरे बाप रे, मार डाला, वो चिल्लाया। माँ जाते जाते मुड़ पड़ी, झपट कर आई और बच्चे को गोद में उठा लिया। क्या हुआ रे? इतना काट लिया? इसने काट लिया? अरे बाप रे! वह और भी जोर से चिल्लाने लगा। माँ ने लड़की की पीठ पर 3-4 लात जमाते हुए पूछा, चोरी चुड़ैल, इसे काटा क्यों? लड़की सुबकती हुई बोली, मैंने काटा नहीं, ये मेरी कलम छीन रहा था, बाल खींच रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। छुड़ाने के लिए मैंने हल्के से दांत गड़ा दिया। नहीं माँ, इसने जोर से काटा है। चुड़ैल कहीं की, कलम छीन रहा था तो दे दिया होता। पढ़ लिख कर बना लाट साहब गवर्नर बनेगी। माँ ने कलम छीन कर लड़के को दिया। उसे पुचकारते हुए बोली, लो लिखो मेरे लाल। हाँ लिखो, लिखो मेरे लाल। लड़के को दे दिया। उसे पुचकारते हुए बोली, लो लिखो, लिखो मेरे लाल। हाँ लिखो मेरे लाल, लड़की ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। इसे लिखना भी आता है, रोज क्लास में पिटता है। चुप कर और चल काम कर। बैठ गई सवेरे सवेरे पोथी पत्रा लेकर। राख पड़ी है खेत में, फेंका। लड़की उठी। थोड़ी देर बाद वो सिर पर राख की खांची उठाए हुए खेत की ओर जा रही थी और साहबजादे कलम वलम फेंक कर खेलने चले गए। हुँ। दोपहर हुई, लड़की माँ के इशारों पर भाग भाग कर घर का काम करती रही। मैं अपने भतीजे के साथ खाना खाने बैठा तो देखा, सामने लड़की चुपचाप बैठी है। मैंने पूछा, सावित्री, तुमने अब तक खाना नहीं खाया क्या? चेहरा उतरा उतरा सा है। आओ, तुम भी बैठ जाओ। अरे वो बाद में खा लेगी, खाइए आप लोग। मैंने भतीजे की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब तक लड़का कहीं से आ गया, धूल धुसीर सा चिल्लाने लगा। अरे बड़े जोर की भूख लगी है माँ, माँ, माँ खाने को दे दो। आओ आओ मेरे लाल, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। चलो, तब तक मैं खाना परस देती हूँ। उसने सामने पड़े कटोरे को पाँव से मारा, झन्न, और पाँव पटकता हुआ बोला, नहीं पहले खाना खाने को दो, भूख लगी है। अच्छा भाई, गुस्सा मत करो, लो खा लो। माँ ने झट से उसके सामने थाली रख दी। मैंने भतीजे की ओर फिर देखा। वह निर्विकार भाव से खाए जा रहा था। लड़की चुपचाप मार खाई सी अपनी जगह सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। लड़की को उदास देखकर खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। बस किसी तरह कौर निगल रहा था। खा पीकर बरामदे में लेट गया। लड़का वहीं खेल रहा था। एकाएक चिल्लाने लगा, अरे माई रे, पेट में दर्द हो रहा है, टट्टी जाओगे?
नहीं, दर्द हो रहा है। मैंने कहा, लगता है कुछ गड़बड़-सड़बड़ खा लिया है। गड़बड़-सड़बड़ तो कुछ नहीं खाया होगा, हम लोग जो खा रहे थे वही ये भी खा रहा था। बाप ने बयान किया। तो ज़्यादा खा लिया होगा। अरे कहाँ, ये कमबख्त तो खाता ही नहीं है, बस टूंगता है। मैंने कहा, कल से ही इसे टूंगते हुए देख रहा हूँ। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो चिल्लाया। सावित्री, हाँ बाबूजी, कहती हुई वो भागी भागी बाहर आई। उसके हाथ में दाल भात से भरा कटोरा था। शायद वो खा रही थी, खाते खाते भाग आई थी। देख, खाना वोना बाद में कर लेना, जरा भाग कर वैद्य जी को बुला तो। तब तक मैं बनिए के यहाँ जाकर सोडा ले आऊं। फिर वहीं से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, अरे मुन्ने को संभालना और थोड़ा पानी गर्म करके रखना, इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कटोरे को देखा, दाल और मोटा भात, लेकिन हम लोगों को तो बढ़िया चावल का भात मिला था, और इस लड़की के लिए सब्जी वब्जी कुछ नहीं। भतीजा बनिए के यहाँ से झल्लाया हुआ लौटा। साला कुछ नहीं रखता है, दुकान खोल रखी है और जो चीज मांगो वही नदारद। तब तक सावित्री आ गई। बाबूजी, वैद्य जी तो कहीं गए हुए हैं। अरे ये कुलच्छनी जहां जाएगी वहीं काम नहीं होगा, माँ ने टिप्पणी जड़ी। लड़का चिल्लाए जा रहा था। रुको रुको तुम लोग, परेशान ना हो, शायद मेरे पास पेट दर्द की कुछ गोलियां हो। गोलियां मिल गई, खिलाया। लड़का राहत अनुभव कर रहा था, उसे नींद आने लगी। माँ उसे लेकर अंदर चली गई और सावित्री से कहती गई, खाकर जूठे बर्तन है उन्हें मांज डालना। मैंने सावित्री को गोद में उठा लिया। इस लड़की के लिए मैं भीतर तक आर्द्र हो गया था। उसे प्यार किया, फिर कहा, तुम्हारा खाना पड़ा है, खा लो बेटे। गोद से उतरकर उसने कटोरा उठा लिया। धीरे धीरे खाना खाने लगी। एक निरुद्वेग उदासी उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। मैंने कहा, सावित्री बेटे। उसने खाते खाते चेहरा ऊपर उठाया, जैसे कह रही हो, हाँ कहिए, तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या दादाजी? अरे यही जो तुम्हारे साथ होता है। उसने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? लड़की हूं ना। मैं भीतर तक चरमरा गया। लड़की उसी निरुद्वेग भाव से खाती रही। ये है लड़की। मुझे इसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और इस कहानी का जो मर्म है ना, आम गाँव में, छोटे शहरों में अधिकांशतः ऐसी घटनाएँ, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि किसी माँ-बाप के 2 अगर संतानें हैं, जिसमें से एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो अभी कुछ हद तक चीज़ें सुधर गई हैं, लेकिन अगर हम कुछ दशक पीछे जाएँ, तो स्थिति बिल्कुल आपको यही कहानी वाली, एक लड़की वाली देखने ये को तो बहुत मिलेगी एक्सट्रीम कि है। किस तरीके से एक लड़के को किस तरीके से रखा जाता है और एक लड़की से कैसे उसका पालन-पोषण किया जाता है। अगर दोनों बच्चे सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चे की कितनी अहमियत है, उसको सिर्फ़ पढ़ने के लिए उसको दूध, पानी, खाना, जो भी चीज़ें, सब कुछ सुविधाएँ उसको उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन अगर आपके घर में एक लड़की है, तो उसको कैसे काम-काज में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और खाना बनाना, चूल्हा-चौका करना, उसमें उसको उलझा के रखा जाता है। पता नहीं ये उसकी ड्यूटी कैसे, किसने कहाँ लिख दी है, कोई किताब बना दी है, कहाँ नियम लिख दिए गए, मुझे नहीं पता। जैसे एक लड़की खाती है, उठती है, अपने बर्तन धोती है, तो वैसा ही लड़का क्यों नहीं उठता है, अपने बर्तन खुद धोता है? या लड़का बाथरूम में इस्तेमाल करता है, तो उसे जैसे लड़की सब साफ करके रखती है, वैसा लड़का क्यों नहीं रखता है? बिस्तर से उठ रहा है, उठ रही है सोकर, तो कैसे व्यवस्थित करके उठती है? तो लड़का, उसके लिए वो ड्यूटी वो क्यों नहीं, मतलब मैं आज भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे घर में तो लड़के ही लड़के हैं। मेरे समय में भी और आज भी, और उससे पहले भी हमारे यहाँ लड़कियों का शॉर्टेज हमेशा से रहा है। बट उसका मायना ये नहीं है कि किसी के ऊपर हम लोग, तो उल्टा हमारे साथ ये हुआ है कि हम डबल लड़का हैं। वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मैं आज भी देखती हूँ, जैसे मेरे घर में 2 भतीजे हैं, तो मम्मी कहती है, "हाँ, ठीक है यार, अभी मैं कर दूँगी उनका बिस्तर ठीक।" मुझे लगता है कि क्यों कर दूँगी? वही, उनको बचपन से क्यों कर ही दूँगी? अगर वो परवरिश दी आपका जाए। लाड़ अपनी जगह है भाई, लेकिन वो ज़िम्मेदारी का एहसास अभी से नहीं होगा, तो वो फिर आगे चल के उनको तकलीफ देगा। बिल्कुल। वो हॉस्टल, कॉलेज में, वो घर से जब निकल जाएँगे, उस वक़्त उन्हें तकलीफ देगा, फिर वो उनको मजबूरी में वो ऊट-पटांग काम करेंगे। अभी से सीखेंगे तो व्यवस्थित काम करेंगे, हुँ, और फिर वो उन्हें बोझ नहीं लगेगा, वो उन्हें टालने वाला काम नहीं लगेगा, और उसके आगे जब बढ़ेंगे, जब उनका जीवन आगे बढ़ेगा, गर्लफ्रेंड बनेगी, वाइफ़ आएगी, बच्चे होंगे, तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से आप आगे के लिए तैयार होते हो। ये हमें लगता है कि नहीं-नहीं, वो अभी लाड-प्यार में जो बिगड़ रहा है ना, वो अभी नहीं बिगड़ रहा है, वो ब बिगड़ रहा है उनका भविष्य, और उनके साथ जुड़ने वालों का भविष्य। ये मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बोल रही हूँ। खैर,
ये एक लड़की की कहानी बड़ी मार्मिक कहानी है, मैंने आपके सामने रखी है और इसमें जितनी भी कहानियां हैं बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही छोटे-छोटे इंसिडेंट्स पर हैं, जिन्हें हम मैं छोटा जैसे कह रही हूँ, छोटा नहीं है। जैसे गहराई जो रामदर्श मिश्र जी ने उन छोटी चीज़ों की जो गहराई यहाँ पर अपने शब्दों में खूबसूरती से उतार करके रखी है, आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएँगे कि वो सर्पदंश को जहाँ पर साँप के काटने को तकलीफ की बजाय वो व्यक्ति ये देख रहा है, भाई चलो अच्छा हुआ, पिंड छूटा, इतनी दिक्कतों से तो जीवन खत्म हो जाए तो अच्छा है। जहाँ अचानक बहुत देर अंत में कहानी के अंत तक पहुँचते-पहुँचते जब उसे रियलाइज़ होता है कि भाई मेरे तो बच्चे भी हैं, मुझे तो उनके लिए तो जीना पड़ेगा। उस बीच में जो वो पूरी कहानी के भीतर जब उस व्यक्ति की मेंटल स्टेट, उसके इर्द-गिर्द लोग जो उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सांप ने काटा है लेकिन जिस खेत में काटा है उसका मालिक बोल रहा है कि तू मेरे घर चोरी करने आया था, अच्छा हुआ तू काट गया, तेरे को सांप तू मर जा। तो मतलब वो जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। उसके ना रहने से किन-किन लोगों को क्या-क्या नुकसान होने वाला है उसका दर्द नहीं है। आस-पास खड़े हुए लोग क्या सोच रहे हैं? किस लेवल पे इंसान नीचता भीतर भरे हुए है? ये सब बहुत बारीक चीज़ें हैं। ये जब आप एज़ एन ऑब्जर्वर, एज़ अ थर्ड पार्टी, एज़ अ रीडर इन कहानियों को जब पढ़ते हैं, तभी आपको दिखता है। लेकिन जब असल ज़िंदगी में ये सब आस-पास घट रहा होता है ना, तब हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तब वो चश्मा बिल्कुल कहीं नहीं होता। वो चश्मा सिर्फ़ कहीं कहीं तीसरी-चौथी सीट पर बैठकर ही खुलता है। बहुत सारी की सारी कहानियों के ऐसे ही मर्म हैं। आप इसमें एक एक औरत, एक जीवन। बाढ़ की वजह से पूरा सब कुछ दुनिया उलट गई है, पति मर गया है, उससे पति के ज़िंदा होने पे सब कुछ बहुत बढ़िया था। पति मर जाने से वो लड़की, वो फीमेल अपने आप ही उसके अंदर वो 9 रूप वक़्त-वक़्त पे हर दिन 24 घंटे में जिस रूप की जब ज़रूरत है वो उसमें आ जाती है। पति के मरते बराबर ही दोनों बच्चे, खेत सब सँभालने लगती है। खेत, खलिहान, घर, बच्चे एवरीथिंग। गाँव वाले चौपाल चौक के लोग मत कर, तू तेरा दिन अभी तो मरा है तेरा पति, तेरा दिन तो बैठ जा। ये उसने साफ कहा, बॉस लिसन, मैं बैठ गई ना तो ये गाँव है और ये गाँव में लोग नहीं चील गिद्ध रहते हैं। सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं कि मैं कहीं हटूँ, बैठूँ, आराम करूँ और सब मेरी ज़मीन हड़प लें। मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं होने नहीं दूँगी क्योंकि मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए सब कुछ करना है। और उसके हाथ में कोई सोर्स रिसोर्स नहीं है, ना पैसा है, ना बैल है, ना ख जिससे क्या चलता है वो? ट्रैक्टर, नहीं, ट्रैक्टर तो बहुत हल। हल, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो खुद लगती है, छोटे-छोटे बच्चों के साथ, खुद सब कुछ करती है। बाज़ार भी करने जाती है दूर तक, जो दूध या फल, सब्ज़ी, पेड़ से जो भी कुछ तोड़ती है, वो खुद बेचने जाती है। सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने बच्चों को अपने ईमान की, अपने पसीने की, अपनी मेहनत की रोटी खिला सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पति मर गया इसका मतलब ये नहीं कि वो भी मर गई। ये एक खूबसूरत सी कहानी, इतना गहरा मर्म है, जो आज सोसाइटी बैठकर कह देती है ना, अरे वो फीमेल को तो कोई शर्म ही नहीं है, कोई लिहाज़ ही नहीं है, खुद ही सब करने निकल पड़ती है, इससे मुँह लगा के उसको सुना देती। मजबूरी नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है। अगर सभी कुछ उस स्त्री को अकेले करना है होल सोल, तो उसमें गलत क्या है? बजाय के 4 के लोग उसके उसमें उस बीच में एक वो भी दिखाते हैं कि वो जैसे मदर इंडिया फ़िल्म में वो लाला होता है ना, राधा रानी, वैसा भी किरदार आता है। उसकी भी बराबर कर देती है वो। निकलो, चाचा, काका, दादा बन के मेरे सर पे मेरी गलत उसमें आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे गलत उसमें घुसाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी-छोटी रियलिस्टिक और कहानियाँ भी बहुत छोटी-छोटी सी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी-बड़ी लिखी हैं कि आप पढ़ते-पढ़ते थक जाएँ, नहीं, लेकिन बहुत सुंदर। आखिरी चिट्ठी एक बहुत खूबसूरत कहानी है। एक ऐसी बहन, एक ऐसी ऐसी बेटी जिसने जिस जो पली-बड़ी है ऐसे माँ-बाप के बीच में जिनको देख कर के उसको रिश्तों की खूबसूरती का एहसास होता है, कि पार्टनर्स की खूबसूरती क्या होती है। पापा मम्मी से कितना प्रेम करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना दुलार से रखते हैं। पिताजी खत्म हो जाते हैं, तो माताजी, बच्ची दोनों माँ-बेटी कितने व्यवस्थित तरीके से एक-दूसरे को सँभालते हैं। 3 बेटे होने के बावजूद और तीनों बेटे अपने-अपने परिवार के साथ अलग-अलग शहर में। समय के साथ माताजी की भी तबीयत गड़बड़ होती है, वो भी ऑफ हो जाती हैं। अब जिस जगह पर वो हैं, उनके पड़ोस में जो परिवार है, उनका एक बेटा है, वो भी इस परिवार का बेटा ही है, तो वो बहन ही बोलती है, जो लड़की और की हम बात करें प्रभा की। तो अपने भाइयों से ज़्यादा वो इस भैया, विनोद भैया से कनेक्टेड रहती है। उसको लगता है कि मेरी सारी बातें मैं इनसे, लाइक होता है ना एक सोल कनेक्शन की, वो कहती है।
और जब वो बाहर पढ़ते हैं या बाहर जॉब करते हैं तब वो उनको चिट्ठी लिखकर हर चीज़ बताती है, अच्छा बुरा, और अंत में लिखती है। पूरी बात को पूरा ना करते-करते वो लास्ट में लिखती है, फिर कभी। माताजी जाने के बाद अब वो 3 भाइयों में से एक भाई के पास पहुँचती है, ऑब्वियसली किसी भाई को तो ज़िम्मेदारी लेनी होती है, तो एक भाई लेते हैं। समय के साथ चिट्ठी तो कम होती लग जाती है प्रभा की विनोद भाई के पास, बट वो मर्म वहीं बना रहता है। वो बताना चाहती है और बहुत ही दार्शनिक तरीके से बातें करती है, छोटी-सी उम्र से ही। और भाई कहता भी है विनोद भाई की, "तुम प्रभा कैसी इतनी सी उम्र में इतनी दार्शनिक बातें करती हो, नॉर्मल बातें किया करो।" तो बोलती, "अरे! उसका मैंने एक बहुत सुंदर 4 लाइनें भी मार्क करके रखी थी आपके लिए।" 4 लाइनें क्या 2 ही लाइनें हैं। प्रभा की लाइनें हैं, वो भाई को जवाब में कहती है, "चलो इतने दिन बाद तो याद किया। इतनी बड़ी ज़िंदगी में इतना विलंब, विलंब नहीं माना जाना चाहिए।" सोच रहे हो आप? देर से चिट्ठी का रिप्लाई आया, तो कह रही है कि कोई बात नहीं, इतनी बड़ी लाइफ में इतना विलंब को विलंब नहीं माना जाना चाहिए। हर वस्तु की अपनी नियति होती है, समय की भी एक नियति होती है। तो क्या बात भैया कह रहे हैं, ओह! तुम यहाँ भी एक दार्शनिक भाषा में बात करने लगी। तुम इतनी दार्शनिक क्यों हो गई हो? तो प्रभा कहती है, दर्शन व्यथापूर्ण मन को शक्ति देता है। बताओ यार, मतलब ऑब्वियसली हम इन बातों को इतनी सहजता से समझ नहीं सकते। अगर किसी के भीतर बहुत तकलीफ है और वो फिलोसॉफिकल लोगों के बीच में है या किताबें पढ़ता है या ऐसी सर्कल में होता है, तो वाकई में उसके उस दर्द को एक राह मिल जाती है, एक शक्ति मिलती है। तो कितनी एक सहज सी बात लिख दी है मिश्र जी ने कि डायलॉग के तौर पर प्रभा कहती है, दर्शन व्यथापूर्ण मन को भी शक्ति देता है। जो कुछ हो रहा है उसके होने की तार्किक संगति बैठाता है दर्शन। ये ना होता तो मैं किस भरोसे जी पाती विनोद भैया। बिल्कुल। यानी कि अगर फिलोसफी ना होती तो इतनी सारी लाइफ में जो इश्यूज हैं या जो भी कुछ होता है, मेरे अंदर भीतर शक्ति ही नहीं आती उन सबसे लड़ने की या उनको समझने की। हुँ, ये फिलोसफी ही मुझे उसे समझने की नजरिया देता है और ताकत देता है। तो आखिरी चिट्ठी में होता ये है कि जब लड़की भाई के पास पहुंचती है माँ के मरने के बाद, तुरंत ही एक शादी तय कर दी जाती है अतरंगी सरकारी मुलाजिम से। वो लड़की बड़ी खूबसूरत है और वो बड़ा ही बेडोल सा उस लड़की के कंपैरिजन में। और वो जहाँ भी बीडीओ साहब की पोस्टिंग थी, वहां तो वो उसको ले नहीं जाते हैं और वो अपनी माँ और बहन की सेवा में छोड़ देते हैं, एक बिल्कुल नौकरानी की तरह गांव कस्बे में। हुँ, जब जब लौटते हैं छुट्टी पर, तो माँ और बहन उसकी शिकायत करती है, ये लिखती पढ़ती रहती है, पता नहीं क्या ड्राइंग करती रहती है और फलाना और ढिमकाना। और वो बीडीओ साहब गुस्सा करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। छुट्टी खत्म होती है संडे की और निकल जाते हैं। ये सारी चीजें वो वहां से भी, ससुराल से भी विनोद भैया को चिट्ठी में लिख करके भेजती थी। ससुर जी हैं तो वो सास ससुर जी को भी डांट के चुप करा देती है, उनका जब उस लड़की का प्रभा का साइड लेते हैं। देवर है वो छोटा है, कोई दोनों में से क्या ही कर ले। अंत में ये होता है। और मीनवाइल प्रभा ने विनोद भैया को ये भी कह रहा है कि भैया आप चिट्ठी मत लिखिएगा, मैं वैसे ही समझ जाऊंगी कि आप अच्छे हैं। इन द एंड वो एक बेटी को जन्म देती है और उसकी इतनी सारी रचनाओं की क्रिएटिव पर्सन दिखाई है प्रभा हमारी। तो जब जब वीडियो साहब को शिकायत मिलती है ना माँ और बहन की, तो वो उसकी बहुत सारी चीजों को, रचनाओं को, ड्राइंग्स को फाड़ देते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन जो कुछ वो बचा पाती है, वो सारी की सारी एक पुलिंदा इकट्ठा करके वो विनोद भैया को कुरियर कर देती है और कहती है कि वो मेरी अंतिम चिट्ठी में सब कुछ डिटेल में कि मैं जा रही हूँ, मेरी बच्ची को जब बड़ी हो तो प्लीज उसे ये सब देना और उसे बताना कि उसकी माँ कैसी थी, क्या ये वो। और ये आखिरी चिट्ठी इसका टाइटल इसलिए है क्योंकि जितनी चिट्ठियां विनोद भैया को मिलती थी वो पढ़ लेते थे समय से, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी ऐसा सोचने लगे थे कि यार मैं रिप्लाई तो कर नहीं पाता हूँ, और ये हर चिट्ठी में उसकी वही वेदनाएं होती हैं, अलग अलग दार्शनिक रूप होते हैं, तो ये बाद में पढ़ लूंगा। और वो चिट्ठी जब पढ़ते हैं वो खोलकर, तो बहुत देर हो चुकी हो, वो आखिरी चिट्ठी होती है जिसको उनने समय से नहीं पढ़ा, और शायद पढ़ लिया होता तो मे बी वो बचा लेते। तो इसलिए इसका टाइटल आखिरी चिट्ठी है। खैर, ये सारी कहानियां, सारे ही किरदार आपके अपने हैं। आप सिर्फ इस किताब को नहीं, मिश्र जी की किसी भी रचना को उठाकर पढ़िए, उन किरदारों से मिलिए, रूबरू होइए, आपको अपने आप ही प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अब तक आपने बात की उनकी कहानियों की, अब लौटते हैं हम उनकी कुछ कविताओं की। करेक्ट, उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है।
तो सबसे पहली जो कविता मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ, उसका नाम है ईश्वर। वाओ! भगवान ईश्वर जी। तो एक ही हैं, हुँ, पर संसार में आकर भिन्न-भिन्न धर्मों के लिए जुदा-जुदा हो गया। हुँ, हिंदुओं के लिए भगवान, ईसाइयों के लिए गॉड और मुसलमानों के लिए खुदा हो गया। हुँ। सभी कहते हैं ईश्वर एक है, किंतु सभी एक दूसरे के ईश्वर पर प्रहार करते हैं। वे ईश्वर को ईश्वर से मारकर ईश्वर से प्यार करते हैं। तो ऐसी ही एक और उनकी कविता है जिसका नाम है आईना। हुँ, रामदास मिश्र जी लिखते हैं कि लोगों के बीच जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर एक सुगंधित मुस्कान पहन ली थी। सुगंधित मुस्कान। आंखों में भर ली थी जन प्रेम की तरलता, सोचा देखूं तो कैसा लगता हूँ। वो एकाएक चीख उठा आईने के सामने होते ही, चेहरे के भीतर का चेहरा उभर आया था। आंखों में खून की लाली दहकने लगी थी। उसने डांट कर कहा, तू कैसा आईना है रे? ये क्या दिखा रहा है? आईना बोला, मैं वही दिखाता हूँ जो असल है। वो कितना भी छिपा हुआ क्यों ना हो, मैं कवि का आईना हूं ना। ये कविता लिखी थी रामदास मिश्र जी ने 2 नवंबर 2014 को। ऐसी ही इनकी एक और कविता है जिसका नाम है गौरैया। हालांकि गौरैया गांव खेत खलियान कैसे छोड़ सकता है उनसे, तो उसमें वो लिखते हैं कि अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, बचपन में देखता था गौरैयों को अपने कच्चे घर के आंगन में छत्ते पर हुँ, और आसपास के पेड़ों पर सुबह शाम चहकते हुए। कुछ गौरैया तो दिन में भी फुदकती रहती थीं आंगन में। रात को सोते समय माँ सुनाती थी गौरैयों की कहानियां और हम बच्चे सैर करने लगते थे, एक मनुष्य लोक से उसका होकर। हुँ। घर कितना प्यारा घर लगता था। आज शहर में चारों ओर चर्चा है कि लुप्त हो गई है गौरैयों की प्रजाति। हाँ, शहर में कहाँ आए और चहकें गौरैया। न मकानों में आंगन रहे न आसपास पेड़ पौधे। कितना सुखद है कि शहर में मेरे मकान में आंगन है और उसमें कुछ पेड़ पौधे भी। वहां सुबह शाम झुंड की झुंड गौरैया चहचहाती है, गृहिणी द्वारा रखे गए दाने चुमती है, पानी पीती है, उसमें अदा से नहाती है और अनेक भंगिमाओं के साथ नाचती है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मेरा घर बना हुआ है। तो इस तरह की कविताएं, रचनाएं रामदास मिश्र जी ने अपने कलम से लिखी हैं। उनकी एक रचना जो मेरे हृदय के बहुत ही करीब है और जिस रचना से उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली, बहुत वो मकबूल हुए, जिससे उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई। आज भी सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की प्रिय है। वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने उसको रखता हूँ, फिर आप अपनी कविताओं पे लौटेंगे। मिश्र जी लिखते हैं कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। अब पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, वाह! गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, और जमीन खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, मिला क्या न मुझको ये दुनिया तुम्हारी, मिला क्या न मुझको ये दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली मगर मगर धीरे धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। क्या बात है! तो ये थी उनकी सबसे कविताएं। ज़्यादा प्रिय और चर्चित और बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाली एक वो कविता जो सबके दिल के करीब यूं ही आ जाएगी, क्योंकि ये सबसे रिलेट करती है। सबकी अपनी जर्नी ये कविता अकेले समेटे हुए है। बिल्कुल। हर कोई अपनी जर्नी में चल रहा है, हर कोई अपनी तकलीफें झेल रहा है, हर कोई तिनका तिनका जोड़ रहा है, हर कोई बहुत कुछ इस तरह की जो पूरी कविता बखान रही है। बहुत खूबसूरत कविता है और बहुत सारे मंचों पर उन्होंने खुद ही पढ़ी है, खुद ही पढ़िए। कई बार, और औरों ने तो बहुत ही बार
जितनी बार उन्होंने पढ़ी है उससे 10 बार गुना ज़्यादा बार औरों ने पढ़ी है। खैर, आप एक बड़ी हाँ, खूबसूरत सी उनकी रचना, कविता आंगन जी, आंगन। आंगन में इसका टाइटल है। कमरे में सजी हैं कुर्सियां, सोफा सेट है जिन पर न जाने कितने लोगों की उपस्थिति दर्ज है। वाह! अलमारी में दीप्त हो रही हैं पुस्तकें, जिनमें कितने कितने देशों की संवेदनाएं और विचार संचित हैं। दीवारों पर अनेक सम्मान प्रतीक टंगे हैं उपलब्धियों के रूप में। कितने कितने विशेषज्ञ पुरुषों के चित्र चमक रहे हैं। वाह! इतना कुछ तो है इस कमरे में, लेकिन यहाँ बंद जीवन का सुख है। बाहर की ताजा हवाएं शीशों से टकरा कर लौट जाती हैं और कमरा स्वयं सृजित कर लेता है यंत्रों द्वारा अपने लिए हवा। ये मेरा सुख है कि इस महानगर में मेरे मकान में आंगन भी है। वाह! जब कमरे में जी उबता है तब आंगन में चला जाता हूँ। आंगन में कुछ पेड़ हैं, कुछ फूलों के पौधे जो मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हूँ, स्वागत है तुम्हारा हमारे बीच। उन पर पंछी चहकते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, गिलहरियां चिक चिक करती हुई चढ़ने उतरने का खेल खेलती रहती हैं। खुला आकाश असीम आभा बरसाता है। मुक्त हवाओं के स्पर्श से तन मन में स्पंदन के फूल खिल जाते हैं। मिट्टी जीवन का आदिम राग सुनाती है। ऋतु की अपनी महक फैली होती है और उसकी खोई हुई पहचान मुझ में जाग जाती है। लगता है मैं आंगन में निकलकर चला जा रहा हूँ। खेतों में, बाग बगीचों में, जंगलों में, तालाबों में और नदियों के किनारे किनारे, जहाँ ऋतुओं ने आकर मुझे अपने अपने गीत सुनाए थे, अपनी अपनी महक लुटाई थी और मेरी पहचान बनाई थी। आंगन में आता हूँ तो धीरे धीरे मैं वही पहचान बन जाता हूँ। ये है आंगन। 101 साल के अपने पूरे जीवन काल में जिस तरीके से, जिस सादगी से बिल्कुल इतना कुछ होने के बाद भी एक इंसान बिल्कुल कबीर के कदमों पे चला और स उ जितने साल उन्होंने अपने जीवन के जिए, उससे अधिक उन्होंने कविताएँ लिखी। आजकल की अगर हम बात करें तो लोग 2-4 किताबें लिखकर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन वही एक इंसान लगभग 100 किताबें लिखता है, बावजूद उसके भी वो बिल्कुल भी अहंकारित नहीं होता। और उन्हीं के कई बार के इंटरव्यूज में उनके खुद के शब्द हैं, उनसे कई दफे सवाल किया गया कि आप इतने लंबे जीवन काल में इतने स्वस्थ और सादगीपूर्ण सहज कैसे जी पाए। तो उसके जवाब में उन्होंने हर दफे यही कहा, एक तो मेरी नियति, हुँ, दूसरे मेरे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जो मैंने आजीवन फॉलो किए हैं। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किए। खान पीन से लेकर के अपने रूटीन से लेकर के सब चीज को अनुशासित रखा। बुरी आदतें, बुरी संगत कभी नहीं पाली और सबसे ज़्यादा मैंने अपेक्षाएँ नहीं पाली। हुँ। उम्मीदें नहीं रखी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। महत्वाकांक्षाएँ जो होती हैं, वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाली और यही कारण रहा कि मैं इतना स्वस्थ तरीके से अब तक आप लोगों के बीच में बातचीत कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लास्ट ईयर तक की जब तक वे रहे, बिल्कुल स्वस्थ तरीके से आप उनसे बातचीत करते हुए उनके इंटरव्यूज देखेंगे और बड़ी खुश मिजाजी के साथ। किसी भी स्टेज पर या किसी भी इंटरव्यू में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि उनकी तबीयत खराब है या वो लड़खड़ा रहे हैं। उनकी जुबान, उनके शब्द, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। हाँ, उम्र के साथ जो बाकी चीजें होती है वो तो होती है, लेकिन उस उम्र में भी इंसान जो उम्मीद से बहुत परे होती है, वैसी आपको चमक धमक, आवाज, खनक सब कुछ देखने को मिली। और बहुत खूबसूरती से उन्होंने हर चीज का सादगी से जवाब दिया कि सादगीपूर्ण, महत्वाकांक्षाहीन जीवन और प्लस नियति, ये मेरा इतनी लंबी और सहज साफ सुथरे जीवन का राज है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा परिचर्चा। हमारे शतक पूरा करने वाले हमारे साहित्यकार, हमारे क्रिटिक, हमारे रचनाकार रामदरस मिश्र जी। और हमारे सभी पेजेस पे आप कनेक्टेड रहें। हमारे पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलें, चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको पॉडकास्ट सुन करके कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में
हमें शेयर करना तो कतई ना भूलें। जैसा भी लगे, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो भी हमें बता दीजिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हाँ। उसके अलावा आप जो नए हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, या पाठक हों, चाहे लेखक हों, और या आपके सर्कल में कोई लेखक हो, तो अगर अपनी किताब का पेड प्रमोशन हम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में, तो वो भी मोस्ट वेलकम है। आप उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। हमारे शब्दों में अनेकता एकता संघ एंड साहित्य गैलरी के इंस्टा पेज पर डीएम करके। आपको बाकी की जानकारी वहीं दी जाएगी। तो अगले पॉडकास्ट, अगली चर्चा, परिचर्चा और आप सभी से मुलाकात तक के लिए विराम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बातचीत में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।